इंडिया न्यूज में आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। इंडिया न्यूज आपके लिए दुनिया का सबसे तेज बुलेटिन न्यूज 222 लेकर आया सिर्फ 22 मिनट में दुनिया की 222 खबरें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्रेयी त्रिपाठी। बस सिर्फ 22 मिनट बने रहिए हमारे साथ, पूरी दुनिया की एक एक खबर होगी आपके पास। आज की सबसे बड़ी खबर, संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र में मोदी सरकार अपना पहला बजट पेश करेगी। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा 8 जुलाई को संसद में रेल बजट पेश करेंगे, जबकि वित्त मंत्री अरुण जेटली 9 जुलाई को आर्थिक सर्वे और 10 जुलाई को आम बजट पेश करेंगे। माना जा रहा है कि सत्र के पहले दिन इराक में भारतीयों की स्थिति पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज संसद में बयान देंगे। संसद के बजट सत्र के हंगामेदार रहने की आशंका है। विपक्ष महंगाई जैसे मुद्दों पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरेगी। इसके अलावा गोपाल सुब्रमण्यम और केंद्रीय मंत्री निहाल चंद के मसले पर भी विपक्ष केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। संसद के बजट सत्र को शांतिपूर्वक चलाने के लिए आज सुबह 9:30 बजे सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ आज संसद भवन का घेराव करेगी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली का कहना है कि वो केंद्र सरकार से बढ़ा रेल किराया वापस लेने की मांग करेंगे। लवली के मुताबिक आज सुबह 10 बजे कांग्रेसी कार्यकर्ता जंतर मंतर से संसद भवन की ओर मार्च निकालेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस सांसद कमलनाथ ने कहा है कि अगर स्पीकर ये पद कांग्रेस को नहीं देते तो पार्टी मामले को कोर्ट में ले जाएगी। कमलनाथ का कहना है कि स्पीकर इस फैसले में कहीं न कहीं बीजेपी और नरेंद्र मोदी की छाप होगी। साथ ही कमलनाथ ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के लिए लोकसभा का 10% हिस्सा होने का कानून नहीं है। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि लोकसभा में नेता विपक्ष का पद खत्म करना लोकतंत्र के साथ सबसे बड़ा अन्याय होगा। इसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि इस पर अंतिम फैसला स्पीकर को लेना है। साथ ही वेंकैया नायडू ने कहा कि नेहरू जी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के शासन में भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं रहा था। यूपी में आज भी हंगामा होने के आसार हैं। अखिलेश सरकार की नीतियों के खिलाफ आज बीएसपी और बीजेपी महिला हल्ला बोल मोर्चा करेंगी। बीएसपी ने सूबे में बिगड़ती कानून व्यवस्था और कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ विधानसभा का घेराव किया। तो वहीं सूबे में बिजली पानी की समस्या के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता भी यूपी विधानसभा का घेराव करेंगी। अब खबरें राज्यपाल की आवाजाही की। गुजरात के राज्यपाल कमला बेनीवाल का तबादला करके उन्हें मिजोरम का राज्यपाल बना दिया गया है। कमला बेनीवाल का कार्यकाल इस साल नवंबर में समाप्त होने वाला है। 87 साल की कमला बेनीवाल ने 27 नवंबर 2009 को गुजरात के राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला था। गुजरात में लोकायुक्त नियुक्ति को लेकर तत्कालीन सीएम मोदी और बेनीवाल के बीच मधुर संबंध नहीं थे। बेनीवाल के तबादले को कांग्रेस ने राजनीतिक तबादला करार दिया। राजस्थान की राज्यपाल मार्गारेट अर्बा को गुजरात के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। मिजोरम के राज्यपाल वी पुरुषोत्तम को नागालैंड का राज्यपाल बना दिया गया है। साथ ही त्रिपुरा के गवर्नर की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले यूपी के गवर्नर बीएल जोशी, नागालैंड के राज्यपाल अश्विनी कुमार, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल शेखर दत्त ने इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले गोवा के राज्यपाल बीबी बांचू और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एम के नारायणन ने भी इस्तीफा दे दिया था। पिछले महीने 2 राज्यपाल एच.आर. भारद्वाज और देवानंद कुमार रिटायर हो गए थे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कई और राज्यपाल जैसे शीला दीक्षित, के शंकर नारायणन और शिवराज पाटिल भी केंद्र के निशाने पर हैं। मुंबई के पल्लवी प्रकाश हत्याकांड में आज सजा का ऐलान होगा। कोर्ट ने 30 जून को पल्लवी के बिल्डिंग के गार्ड सज्जाद मुगल को दोषी करार दिया था। रेप की कोशिश में नाकाम। सुप्रीम कोर्ट आज शरीयत कोर्ट को लेकर आज अहम फैसला सुना सकता है। दिल्ली के वकील विश्वलोचन मदान की याचिका पर अदालत फैसला सुनाएगी कि शरीयत कोर्ट संवैधानिक या गैर कानूनी। विश्वलोचन मदन ने शरीयत अदालतों की संवैधानिक वैधानिकता को चुनौती देते हुए जनहित याचिका में कहा था कि देश में कथित रूप से समानांतर न्यायिक प्रणाली चला रहे हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फतवा आम लोगों पर थोपा नहीं जा सकता। लेफ्टिनेंट जनरल दलबीर सुहाग मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। यूपी सरकार ने दलबीर सुहाग को अगला सेना प्रमुख नियुक्त किया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। तो वहीं कैंपा कोला सोसाइटी मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। वहीं कोलगेट मामले में सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में आज स्टेटस रिपोर्ट पेश कर सकती है।
अब खबरें मुरादाबाद के काट कांड की। इस मामले में आज सरधना से बीजेपी विधायक संगीत सोम को नजरबंद किया जा सकता है। इससे पहले कल संगीत सोम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। विधायक सोम के साथ साथ 62 लोगों के खिलाफ कई धाराओं में पुलिस ने केस दर्ज किया है। उधर एफआईआर दर्ज होने पर संगीत सोम ने कहा कि पुलिस ने पहले की तरह ही उन पर झूठा मुकदमा दर्ज किया। संगीत सोम ने यह भी कहा कि जब वो पुलिस हिरासत में थे तो बवाल के लिए उन पर मुकदमा क्यों किया गया। संगीत सोम ने यूपी सरकार पर संगीन इल्जाम भी लगाया और उनसे अपनी जान को खतरा भी बताया। मुरादाबाद के कांड में हुए बवाल की जांच के लिए बीजेपी की एक टीम वहां पहुंची है। इस जांच कमेटी में बीजेपी के 5 विधायक हैं जो अपनी रिपोर्ट यूपी बीजेपी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को सौंपेंगे। बीजेपी की इस जांच कमेटी में विधायक सुरेश खन्ना, सुरेश राणा, मुकेश सिंह चौहान, धर्मपाल सिंह और अरुण सक्सेना शामिल हैं। बीजेपी विधायकों की टीम ने मुरादाबाद जेल जाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। बवाल के चलते जेल में बंद किए गए कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद बीजेपी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल यूपी सरकार पर जमकर बरसा। महापंचायत को लेकर शुक्रवार को बवाल के बाद मुरादाबाद में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। मुरादाबाद में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। कांठ इलाके में अभी भी तनाव के हालात बने हुए हैं। अब खबरें क्राइम की। दिल्ली में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। बीती रात 12:30 बजे सराय काली खान के पास सड़क हादसा हुआ जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई। काले खां के पास बाइक की टायर अचानक फट गई जिसके बाद पीछे से आ रहे ट्रक ने 2 बाइक सवारों को कुचल दिया। दिल्ली के जामिया नगर में शुक्रवार शाम से गायब एक्सपोर्ट व्यवसायी के 12 साल के बेटे का शव मिला है। पुलिस ने व्यवसायी के घर के ठीक सामने सलून के अंदर रखे संदूक से मासूम का शव निकाला। पुलिस के मुताबिक मासूम की हत्या गला दबाकर की गई। बच्चे की पहचान छिपाने के मकसद से चेहरे पर तेजाब डाल दिया गया। पुलिस ने सलून में काम करने वाले कर्मचारी और सलून के मकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। सलून मालिक फरार है। बीते शुक्रवार रात करीब 9 बजे लड़का बाल कटवाने के लिए घर से निकला था। देर रात तक जब वो घर वापस नहीं आया तो परिवार वालों ने मामला दर्ज कराया। शनिवार शाम और रविवार दिन में मासूम अरहम के पिता को 10 लाख की फिरौती के लिए फोन भी किया गया था। दिल्ली के अशोकनगर में एक घर में संदिग्ध हालात में महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। रात में महिला अपने ससुराल में पति के साथ ही थी। सुबह जब महिला के मायके वाले उसके घर पहुंचे तो पलंग पर महिला का शव पड़ा हुआ था। महिला के पति पर ही हत्या का शक है। पुलिस ने महिला के पति को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी। हरियाणा के घरौंदा में एक दामाद ने ससुराल में 3 लोगों की जान ले ली जबकि सास को गंभीर रूप से घायल कर दिया। दरअसल नरेंद्र नाम के शख्स की अपने ससुराल वालों से फोन पर कहासुनी हुई जिसके बाद वो ससुराल पहुंच गया। ससुराल में नरेंद्र के ने ससुर, साले और एक नौकर को गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया। गोली लगने से सास जख्मी हो गई। दिल्ली के मलकागंज में एक 75 साल के बुजुर्ग का 12 साल की नाबालिग से रेप करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी की ये बुजुर्ग आदमी पिछले 10 से 12 दिनों से लगातार नाबालिग लड़की को अश्लील वीडियो दिखाकर रेप कर रहा था। पीड़ित लड़की पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मेडिकल में रेप की पुष्टि भी हो गई। पुलिस ने शनिवार रात चीख सुनकर पुलिस को बुलाया था। आरोपी का नाम महेंद्र सहगल है। कनॉट प्लेस के सिंधिया हाउस में काम करने वाला एक ट्रांसपोर्टर है। यह आदमी आरोपी के घर से ब्लू फिल्मों की सीडी बरामद की गई है। दिल्ली के भजनपुरा में बदमाशों ने एक ज्वेलर से 60 लाख रुपए के 1800 तोले सोना और 25,000 रुपए कैश लूट लिया। वारदात भजनपुरा थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर हुआ। पुलिस जांच कर रही है लेकिन लुटेरे पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। यूपी के इटावा में एक महिला को ट्रेन से फेंके जाने का मामला सामने आया। महिला की मौत के बाद एक खोपचे वाले ने बताया कि उसने देखा कि किसी ने महिला को ट्रेन से नीचे फेंका। 3 जुलाई को महिला दिल्ली से गुवाहाटी जाने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में सफर कर रही थी। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर से 20 किलोमीटर दूर करुला में एक बच्चे 100 फीट गहरे बोरवेल के अंदर गिर गया। बच्चे की आवाज सुनकर आसपास के लोगों को पता चला। बच्चे को बचाने के काम में प्रशासन लगा हुआ है। बच्चा खेत में अपने दोस्त के साथ खेल रहा था कि अचानक बोरवेल में गिर पड़ा। बच्चे को निकालने के लिए जेसीबी मशीन से खुदाई का काम चल रहा है। मौके पर जिला प्रशासन के बड़े अधिकारी मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी में हॉस्टल का खाना खाने से 23 बच्चे बीमार पड़ गए। ये सारे बच्चे सिवनी के मोह गांव आदिवासी छात्रावास में रहते हैं। हॉस्टल के कर्मचारी ने इलाज के लिए ले जाते वक्त रास्ते में छोड़ गया। बाद में इन बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आगरा में 10 दिन पहले अगवा किए गए 9 साल के बच्चे को पुलिस ने फिरोजाबाद से मुक्त कराया। बताया जा रहा है कि पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़कर बलि देने के लिए इस बच्चे का अपहरण करवाया था। अब खबरें महाराष्ट्र में डॉक्टरों की हड़ताल की। महाराष्ट्र में 50 हड़ताली डॉक्टरों को बर्खास्त कर दिया गया है जबकि 120 हड़ताली डॉक्टरों को सस्पेंड कर दिया गया है। सूबे के 37 सरकारी अस्पतालों के 12,000 डॉक्टर 1 जुलाई से मुंबई के आजाद मैदान में आंदोलन कर रहे हैं। हड़ताल के कारण जलगांव में एक बुजुर्ग मरीज की मौत की खबर है। रोजाना करीब 5 लाख मरीज अपना इलाज नहीं करवा पा रहे। हड़ताल की वजह से हर दिन 6,000 सर्जरी कैंसिल हो रही है। 1,000 पोस्टमार्टम नहीं हो पा रहे।
सरकार ने हड़ताल को गैर कानूनी करार दिया है। डॉक्टरों को केस करने की भी अपील ऐलान कर दिया है। इस बीच सीएम पृथ्वीराज चौहान ने हड़ताली डॉक्टरों से अपील की है कि हड़ताल बंद कर काम पर लौटें। डॉक्टरों ने साफ कर दिया है कि वो जेल जाने को तैयार हैं, पर मांग माने जाने तक हड़ताल पर ही रहेंगे। डॉक्टरों की मांग है कि 789 बीएमएमएस और 32 बीडीएस डॉक्टरों को परमानेंट किया जाए। रिटायरमेंट की उम्र 58 से बढ़ाकर 60 की जाए। 2009-2010 में नौकरी पर लगे सभी डॉक्टरों को पुराने डॉक्टरों की तरह सुविधाएं मिले। नागपुर में भी डॉक्टरों ने काम बंद कर दिया है। हड़ताली डॉक्टरों की मांग है कि काम के घंटे फिक्स किए जाए। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बड़ी बहन हसीना पारकर की मौत हो गई है। कल दोपहर 2:30 बजे दिल का दौरा पड़ने से हसीना को मुंबई के हबीब अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोपहर 3:15 बजे हबीब हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने हसीना को मृत घोषित कर दिया। हसीना पारकर के शव को देर रात 12 बजे मरीन लाइन्स कब्रिस्तान में दफनाया गया। हसीना दक्षिण मुंबई के नागपाड़ा गोल्डन हॉल अपार्टमेंट में रहती थी। हसीना पारकर पर वसूली करने के आरोप भी लगे थे। लवली गिरोह ने जब हसीना के पति की हत्या की थी तो हसीना पारकर ने खूब बवाल मचाया था और जे शूटआउट में हसीना का नाम आया था। करीब 25 साल पहले भारत छोड़ भागने वाले दाऊद इब्राहिम के 7 भाई और 3 बहनें थी। बड़ी बहन हसीना पारकर दाऊद की काफी करीबी मानी जाती थी। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा पाकिस्तान में अपने नए सदस्यों को ट्रेनिंग के तहत कसाब क्लास का आयोजन कर रहा है, जिसमें आतंकियों को समझाया जाता है कि वो मुंबई हमले के दौरान जिंदा पकड़े गए आतंकी अजमल कसाब की गलतियों को नहीं दोहराएं। कसाब की जिन गलतियों के बारे में बताया जाता है उसमें नौका नष्ट करने में नाकामी, सैटेलाइट फोन से असली पहचान के साथ बातचीत की बातें शामिल हैं। इंडियन मुजाहिदीन के सरगना यासीन भटकल ने साल 2011 में हुए मुंबई ब्लास्ट पर गर्व जताया। मुंबई पुलिस को दिए बयान में उसने कहा कि मुंबई में कराए गए विस्फोट के लिए उसे कोई अफसोस नहीं। 13 जुलाई 2011 को मुंबई की झावेरी बाजार, ओपेरा हाउस और कबूतर खाना में विस्फोट की साजिश यासीन भटकल ने की थी। लश्कर तैयबा ने हिसार समेत कई रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी भी दी है। यह धमकी पंजाब के फिरोजपुर के डीआरएम को एक पत्र द्वारा मिली। 10 से 12 जुलाई को बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और हिसार रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों ने दिन दहाड़े एक जेसीबी मशीन को आग के हवाले कर दिया। दिल्ली में बिकने वाली हरी सब्जियों को जहरीला बताया गया है। रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। टेरी यूनिवर्सिटी की स्टडी में खुलासा हुआ है कि इन सब्जियों से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। टेरी यूनिवर्सिटी की इस रिपोर्ट पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सरकार से जवाब मांगा है। दिल्ली के कालिंदी कुछ इलाके में यमुना के बेहद गंदे पानी में धड़ल्ले से सब्जियां उगाई जा रही हैं। इन सब्जियों में जहरीले केमिकल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। हरियाणा के नेता और बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष ओपी धनखड़ के विवादित बयान पर घमासान मचा है। धनखड़ ने हरियाणा में बीजेपी को वोट देने वाले कुंवारों के लिए बिहार से दुल्हन लाने की बात कही थी। साथ ही धनखड़ ने कहा कि वो सुशील मोदी की मदद से हरियाणा के कुंवारों के रिश्ते बिहार की लड़कियों से करवाएंगे। धनखड़ ने कहा कि मीडिया ने उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। धनखड़ ने अब माफी मांगने से इनकार कर दिया है। बीजेपी नेता धनखड़ के बयान पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कड़ी आपत्ति जताई। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि ऐसे अपमानजनक बयान देने वालों के कान कटवा लो। तो वही शरद यादव ने इसे बेतुका बयान बताते हुए कहा कि शादी रजामंदी से की जाती है, पकड़कर नहीं। जबकि जेडीयू सांसद अली अनवर ने इसे नारियों का अपमान बताते हुए धनखड़ को गिरफ्तार करने की बात कही है। वहीं एनसीपी सांसद तारिक अनवर ने आपत्ति जताते हुए धनखड़ से माफी मांगने को कहा। शिवसेना नेता संजय राउत ने पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा है। राउत ने कहा कि दिल्ली और महाराष्ट्र की राजनीति अलग अलग है। महाराष्ट्र चुनाव में मोदी की लहर नहीं होगी। संजय राउत का कहना है कि अब सबका लक्ष्य महाराष्ट्र विधानसभा की ओर है। महाराष्ट्र में सीएम शिवसेना का बनना तय है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में किसानों की समस्याओं को लेकर वो आज से भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं। दिग्विजय गुना में कलेक्टर ऑफिस के सामने 1 सप्ताह की भूख हड़ताल पर बैठने की घोषणा कर चुके हैं। व्यापम घोटाले में जबलपुर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। उधर बीजेपी नेता विष्णु शर्मा ने कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह पर व्यापम घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया। एमपी के धार में चल रहे आरएसएस के शिविर में सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। शिवराज ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। माना जा रहा है कि व्यापम घोटाले में उनके ऊपर लग रहे आरोपों पर चर्चा हुई। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को संसद में श्रद्धांजलि दी। वहीं बीजेपी दफ्तर में आडवाणी और राजनाथ सिंह ने डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर आडवाणी ने बीजेपी के ऑनलाइन सदस्यता अभियान की शुरुआत की। बीजेपी के ऑनलाइन सदस्यता अभियान के पहले दिन सिंगर शिवानी कश्यप भी सदस्य बनी और आडवाणी से आशीर्वाद भी लिया। गंगा नदी की सफाई को लेकर 7 जुलाई को दिल्ली में गंगा मंथन होगा। इस मंथन में जल संसाधन मंत्री उमा भारती की मौजूदगी में गोमुख से गंगा सागर तक गंगा नदी को अविरल निर्मल करने के लिए योजना बनेगी। गंगा मंथन में कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य, जैन सरस्वती समेत 3 शंकराचार्य हिस्सा लेंगे।
काशी के धर्मगुरुओं और विशेषज्ञों को मिलाकर कुल 8 लोगों को मंथन में आने का न्योता भेजा गया है। हरियाणा में सिखों के लिए अलग शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होगी। कैथल में एक जनसभा में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कानून बनाकर अलग एसजीपीसी का गठन किया जाएगा। इसके लिए 11 जुलाई को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि कांग्रेस माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने हरियाणा सरकार के कदम को सिखों को बांटने की साजिश बताया है। हरियाणा के झज्जर में जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा ने एक बार फिर सरकारी नौकरियों की भर्तियों में धांधली का मुद्दा उठाया। विनोद शर्मा ने कहा कि भर्तियों में भेदभाव न हो, इसके लिए इंटरव्यू प्रथा खत्म होनी चाहिए। विनोद शर्मा ने ऐसा हरियाणा बनाने की बात कही जहां हर परिवार का कम से कम एक सदस्य नौकरी में हो। विनोद शर्मा ने यह भी साफ किया कि सत्ता हासिल करना उनका मकसद नहीं, लोगों के हालात बदलने चाहिए। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ के गोमती नगर एक्सटेंशन का औचक निरीक्षण किया। अपार्टमेंट और पार्क में निरीक्षण के दौरान गंदगी का ढेर देखकर सीएम ने अधिकारियों को चेतावनी भी दी। गोमती नगर विस्तार योजना के तहत बन रहे अपार्टमेंट में लापरवाही की कई शिकायतें मुख्यमंत्री तक पहुंची थी। यूपी के कैबिनेट मंत्री राजकिशोर सिंह की कार को उन्हीं की स्कॉट गाड़ी के गोरखपुर के 69 चौराहे के पास टक्कर मार दी। इस हादसे में राजकिशोर सिंह के ड्राइवर और गनर को थोड़ी चोटें आई हैं। आरसी में शंकराचार्य समर्थकों ने उस स्थान का शुद्धिकरण किया जहां साईं भक्तों ने शंकराचार्य का पुतला फूंका था। मेरठ के गुरुकुल प्रभात आश्रम के कुलपति स्वामी विवेकानंद सरस्वती भी शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के समर्थन में उतर आए हैं। कुलपति ने कहा कि वैदिक धर्म में एक ईश्वर की उपासना के अलावा किसी की भी उपासना का विधान नहीं है। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में झुग्गियों पर एक दीवार गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई। हादसे में मारे गए सभी लोग कंपाउंड की दीवार का सहारा लेकर झोपड़ी बनाकर रहते थे। सभी मजदूर एक पास की बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन काम कर रहे थे। दीवार गिरने की वजह से साफ नहीं हो पाई है। चेन्नई के पोरूर में इमारत हादसे के लिए जांच के लिए तमिलनाडु सरकार ने एसआईटी का गठन किया। 30 जून को निर्माणाधीन इमारत गिर गई थी जिसमें 61 लोगों की मौत हो गई थी। गीतकार जावेद अख्तर को फोन पर धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। जावेद अख्तर ने मुंबई के जुहू थाने में शिकायत दर्ज कराई है। यूपी के मैनपुर में अखबार ले जा रहे गाड़ी ट्रक से टकरा गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे के तुरंत बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। गुस्साए लोगों ने रोड जाम कर दिया। यूपी के गाजीपुर में गंगा पर बने हमीद सेतु में दरार आ गई है। बताया जा रहा है कि ब्रिज का 18 नंबर पिलर अपनी जगह से 8 इंच धंस गया है। पुल पर बड़ी गाड़ियों के चलने पर रोक लगा दी गई है। आरसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल अस्पताल से एक कैदी 2 सिपाहियों के सामने से फरार हो गया। वाराणसी के जिला जेल में 10 साल की सजा काट रहा यह कैदी पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। कैदी की खोज जारी है। उसको सुरक्षा में दोनों सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया है। मेरठ में एक स्कूल के 36 छात्रों की उम्र मार्कशीट में 114 साल लिखी गई है। यूपी माध्यमिक शिक्षा काउंसिल की लापरवाही से छात्रों को दूसरे स्कूलों में दाखिले में मुश्किल हो रही है। गाजियाबाद में स्कूलों की फीस बढ़ाने के विरोध में अभिभावकों ने कैंडल मार्च निकाला। हालांकि पब्लिक स्कूल इस मामले को लेकर हाईकोर्ट गए हैं, लेकिन अभिभावकों ने कोर्ट और राज्य सरकार से साथ देने की अपील की। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया। महिला मुजफ्फरपुर संपर्क क्रांति बिहार से दिल्ली पहुंची थी। मां और बच्ची को पास के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया। इराक के भारतीयों की वापसी लगातार जारी है। आज सुबह करीब 200 भारतीय वतन वापस लौटे, जबकि करीब 400 और भारतीयों की आज वापसी हो सकती है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दक्षिण इराक में रह रहे करीब 2200 भारतीयों ने स्वदेश लौटने की इच्छा जाहिर की है। इराकी सेना आतंकी संगठन ISIS के सरगना बगदादी की वीडियो की जांच में जुट गई है। बगदादी ने मोसुल में अपना वीडियो जारी किया था। पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ सेना के अभियान का मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पार्टी ने समर्थन किया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की रैली में पार्टी प्रमुख अल्ताफ हुसैन ने वीडियो लिंक जरिए कहा कि पाक की जनता आतंकवाद का खात्मा चाहती है। कनाडा में चक्रवाती तूफान आर्थर की वजह से भारी नुकसान हुआ। तूफान के कहर से 2 लाख घरों की बिजली ठप है। पोलैंड के चेस्तोशोवा के पास एक पैराशूट क्लब में एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 11 लोगों की मौत होगी, जबकि एक शख्स घायल हो गया। नाइजीरिया के उलकुलादा शहर में आतंकवादी और सेना के बीच हुए संघर्ष में 55 विद्रोही मारे गए। ब्राजील में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी पहली बार हिस्सा लेंगे। चीन, रूस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। केन्या के हिंदी और गांबा इलाके में आतंकियों के हमलों में 29 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। देश का हर तीसरा आदमी गरीब है। ये बात मनमोहन सिंह के आर्थिक सलाहकार रहे सी रंगराजन ने अपनी रिपोर्ट में कही है। सी रंगराजन रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 1 साल में 9.4 करोड़ गरीब बढ़ गए। रंगराजन कमेटी ने ग्रामीण इलाकों में 32 रुपए रोजाना और शहरी इलाकों में 47 रुपए रोजाना खर्च करने वालों को गरीब माना।
जबकि तेंदुलकर समिति ने ग्रामीण इलाकों में 27 रुपए और शहरी इलाकों में 33 रुपए रोजाना खर्च करने वालों को गरीब माना था। कृषि मंत्रालय के मुताबिक देश में आलू प्याज सहित कृषि उपज में 2013-14 में 4% की बढ़ोतरी हुई। 2013-14 में कृषि का कुल उत्पादन 280.70 मिलियन टन रहा। एसोचैम के मुताबिक वित्त वर्ष 2014-15 के पहले 3 महीनों में किचन का बजट महंगा हुआ है। इसकी मुख्य वजह सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी है। स्टडी के मुताबिक रिटेल और होलसेल दामों में 48% तक का फर्क है। बैगन की कीमतों में 67% का उछाल देखा गया। गोभी की कीमत में 59% की बढ़ोतरी हुई। वित्त और वाणिज्य मंत्रालय भी जल्द ही ट्विटर पर आने की तैयारी में है। 2014 की पहली छमाही में FII ने भारत में $20 बिलियन का निवेश किया। मई के महीने में 1800 नई कंपनियां वजूद में आई हैं। कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के मुताबिक इन कंपनियों में सबसे ज्यादा 250 यूपी में रजिस्टर्ड होंगे।